नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। ब्राह्मण ठाकुर विवाद पर लालू ने तोड़ी चुप्पी, मनोज झा को लेकर कह दिया ये बड़ी बात। कोरोना के बाद गंभीर हो रही हृदय रोग, एक साल में 15 जिलों में 19,000 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत। सीएचओ पर 160 टन का अंतिम गटर बिछाया गया, मेट्रो के रायसन से एक चरण का सिविल कार्य पूरा हो गया। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे मौजूद अमित शाह, अहमदाबाद में 1651 करोड़ के कार्य का उद्घाटन करेंगे। क्या भारत में बंद होने जा रहे अफगानिस्तान का दूतावास, भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजा मैसेज। इस वीकेंड पर बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्य में झमाझम बारिश, ठंड बढ़ने की संभावना, जान ले ताजा मौसम अपडेट। अब समाचार विस्तार से। आरजेडी सांसद मनोज झा की कविता पर विवाद जारी है। इस बीच आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। ठाकुर की कुआं वाली कविता पर जारी विवाद के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सांसद मनोज झा का समर्थन किया है। लालू यादव का कहना है कि मनोज झा ने ठाकुरों के खिलाफ बोला है। बता दें कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में आरजेडी सांसद मनोज झा के इस कविता पाठ ने बिहार की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया। बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद लगातार मनोज झा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब मनोज झा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन मिल गया है। लालू यादव का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। गौरतलब है कि लालू यादव ने तो अपनी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा दिया। बिहार में इंडिया गठबंधन का अंदरूनी घमासान दिखने लगा है। आरजेडी सांसद मनोज झा और आनंद मोहन के बीच छिड़ा विवाद तुल पकड़ रहा है। जान लें कि पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के अंश का जिक्र किया था। इसमें जातिवाद के विरोध के नाम पर एक जाति विशेष पर तंज है, जिसके बाद से विवाद छिड़ा हुआ है। मनोज झा के इस बयान के विरोध में पूर्व सांसद आनंद मोहन आ गए और सख्त टिप्पणी कर डाली। आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो राज्यसभा में उनकी जीप खींचकर और आसन की तरफ उछाल देता। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि जब बात महिला आरक्षण पर हो रही थी तो जानबूझकर ये मुद्दा क्यों लाया गया। वहीं इस मुद्दे पर आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद भी अपनी पार्टी के नेता का विरोध करते दिखे। चेतन ने फेसबुक पोस्ट में मनोज झा के बयान को समाजवाद के नाम पर दोगलापन करने वाला बताया। हृदय रोग शब्द पहले आम माना जाता था, लेकिन अब ये बीमारी कैंसर से भी ज्यादा घातक हो जा रही है, क्योंकि कोरोना से पहले हृदय रोग से पीड़ित लोगों की मृत्यु का अनुपात कम था और ज्यादातर 60 से अधिक लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। स्कूल जाने वाले छात्र हैं चिंतित, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि के कारण भी दिल के दौरे का शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक से युवाओं की मौत भी हो रही है। ऐसे अफवाहें हैं कि प्रभाव कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हुआ, लेकिन सत्तावर मंडल इसका समर्थन नहीं करता है। उन्होंने हृदय रोग की बड़ी घटनाओं के लिए युवाओं में होने वाली झूठी चिंता और मानसिक तनाव को जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े निकाले तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वर्ष 2022 से 2023 में 15 जिलों में 19,157 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से पहले वर्ष 2018 से 2019 और 2019 से 2020 में कच्छ में हृदय रोग होने वाली मौत की वार्षिक संख्या 92 और 107 थी। बाद में कोविड शुरू हुआ और लोगों को 2 साल में 3 लहरों का सामना करना पड़ा। इन 2 सालों में कोविड के कारण कच्छ में अनौपचारिक आधार पर 10,000 मौतों की आशंका है। हालांकि सरकारी किताबें बहुमुश्किल 10% का आंकड़ा दिखाया गया है।
कोरोना के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में जब जिला स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार की तो चौंकाने वाली बात यह है कि हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या जो पहले 100 के आसपास थी, कोरोना के बाद अचानक बढ़कर 2556 हो गई, जो चिंताजनक वृद्धि का संकेत देती है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में हृदय रोग से 2556 लोगों की मौत से चिंता और गंभीर हो गई है। अहमदाबाद से गांधीनगर तक चलने वाली मेट्रो रेल के रायसन से सेक्टर 1 यानी CH2 स्टेशन तक C2 चरण का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। गुरुवार को CH0 पर अंतिम युगैथरर रखकर सिविल कार्य को पूर्ण घोषित कर दिया गया है। अब इस हिस्से में ट्रैक और उससे जुड़े काम शुरू किए जाएंगे। डेडलाइन के मुताबिक दिसंबर 2024 तक गांधीनगर तक मेट्रो रेल दौड़ाई जाएगी। हालांकि काम पहले शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मोटेरा से कोबा, रायसन, CH3 छा रोड, अक्षरधाम और रूट नंबर 5 में महात्मा मंदिर और रायसन से गिफ्ट सिटी तक एक अलग रूट पर मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई गई है। एक चरण मोटेरा से रायसन तक, दूसरा चरण रायसन से CH2 तक और तीसरा चरण CH2 से महात्मा मंदिर तक प्रगति पर है। रायसन से CH2 स्टेशन तक चरण में पिछले 2 साल से पियर्स और उसके ऊपर एलिवेटेड रूट तैयार किया जा रहा है। इस चरण में कुल 150 यू-गैदर यानी कि 2 खंभों के बीच की दूरी रखी गई है। 160 टन का आखिरी स्पैन शुक्रवार को CH0 कॉर्नर पर रखा गया। ये अंतिम चरण मंत्रोच्चारण और मंत्रोच्चार द्वारा रखा गया था। इस अवसर पर मेट्रो रेल कंपनी की चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार SS राठौर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मेट्रो रेल का एलिवेटेड रूट तैयार करने वाली कंपनी रंजीत बिल्डरकॉन से 150 इंजीनियरों और लगभग 500 मजदूरों सहित तकनीकी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों ने इन चरण में 2 साल तक काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शाह शुक्रवार देर शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे और शनिवार को पूरे दिन सरखेज, गोटा, गांधीनगर समेत इलाके में खत्म मुहूर्त पर शुभारंभ करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में 1651 करोड़ के ब्रांड लॉन्च और जारी करेंगे। खत्म मुहूर्त अहमदाबाद में सरखेज, ओकाफ, ओंगंज और जगतपुर में नई झील परियोजनाओं के साथ साथ ट्रागढ़ में सार्वजनिक पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो अहमदाबाद और औड़ा द्वारा निर्मित विभिन्न सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ से वो गांधीनगर में निपर इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वो गांधीनगर में निवार्चन क्षेत्र के विकास की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान उनके राजनीतिक बैठकें भी करने की संभावना है। उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ रहेंगे। वो ट्रागढ़ के पास ललित गोविंद पार्क के निकट एक भूखंड में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। क्या दिल्ली में बना अफगानिस्तान का दूतावास बंद होने जा रहा है? इस बारे में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। क्या दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान का दूतावास अपना कामकाज बंद कर रहा है? कथित तौर पर दूतावास की ओर से इस तरह के मैसेज भारतीय विदेश मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस सर्कुलर के कंटेंट और प्रामाणिकता की जांच करवा रहा है। इसकी पुष्टि होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में अफगानिस्तान के दूतावास पिछले कई महीनों से भारत से बाहर हैं। वहीं कुछ अफगानी राजनयिक धीरे धीरे किसी तीसरे देश में शरण लेने के लिए निकल रहे हैं। इसके साथ ही इस तरह की खबरें भी आ रही है कि अफगानिस्तान दूतावास के स्टाफ में आपसी झगड़ा है। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगस्त 2021 में जब से अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा जमाया है, तब से भारत समेत विदेशी दूतावासों के कामकाज में प्रतिनिधियों को तालिबान नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें ना तो वैधता प्रदान की जा रही है और ना ही उन्हें फंड दिया जा रहा है। वेतन ना मिलने से परेशान स्टाफ ने जैसे तैसे दिन काटे, लेकिन अब उनका सब्र छलक गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के दूतावास में फरीद मामूडंजे बतौर राजदूत तैनात थे। पता चला है कि वे इस समय लंदन में हैं। अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था उन्हें।
और अगस्त 2021 में तालिबान की ओर से अफगानिस्तान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी वह अफगान दूत के रूप में काम कर रहे हैं। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास ने कथित तौर पर इस मुद्दे पर एक मैसेज भेजा है। इस मैसेज की प्रामाणिकता और कंटेंट की जांच की जा रही है। इस मैसेज में पिछले कई महीनों से अफगानिस्तानी राजदूत के भारत से बाहर रहने की कथित तौर पर शरण मिलने के बाद राजनयिकों की लगातार तीसरे देशों में जाने और दूतावास कर्मचारियों के बीच अंदरूनी कलह की खबरें संदर्भ में है। इस मामले पर दूतावास की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस साल अप्रैल मई में तालिबान की ओर से ममूडजी की जगह मिशन का नेतृत्व करने के लिए चार्ज डी अफेयर नियुक्त करने की रिपोर्टों के मद्देनजर सत्ता संघर्ष से दूतावास हिल गया था। इस प्रकरण के बाद दूतावास ने एक बयान जारी कर रखा है कि उनके नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सत्ता के लिए संघर्ष तब शुरू हुआ जब कादिर शाह ने 2020 से दूतावास में ट्रेड काउंसलर के रूप में काम करना शुरू किया था। अप्रैल के अंत में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा किया गया कि तालिबान ने उन्हें दूतावास में प्रभारी डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया था। भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है और वो काबुल में वास्तव में समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। इसके अलावा भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना। इस वीकेंड झमाझम बारिश होने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। मानसून की विदाई की बेला के साथ अब मौसम में सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि दिन में तेज धूप लोगों के पसीने निकाल रही है। ऐसे में ये वीकेंड कैसा रहने वाला है, इसे लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र में इस सप्ताहांत गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को पूर्व मध्य और उससे सटे पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उसके बाद से ये एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल जाएगा, जो उत्तरी पश्चिमी की ओर उत्तरी ओडिशा और गंगेय पश्चिमी बंगाल की ओर से बढ़ेगा। इस मौसम प्रणाली की वजह से 29 और 30 सितंबर को गंगेय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर ने शुक्रवार को क्यूझर, मयूरभंज, बालासोर और भद्रक जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा 7-11 सेमी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व अनुमान जताया जा रहा है कि राज्य के बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, खोर्धापुरी, नयागढ़ और गजम में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विज्ञान ने कहा कि 30 सितंबर से अगले 4 दिन तक पूरे ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, झारखंड, गंगेय पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं और दक्षिण पूर्व राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगह भारी बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।